Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics ये जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर की स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990 हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। चलो शुरू करते हैं। बेटा अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस किए, उसके फीचर सारे डिस्कस किए। अब हम लोग हर ऐसे आप लोगों को पता है कि हर चीज़ कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं। जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना, हेड एंड टेल, ऐसे हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इन द सेम वे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी ऑल्सो हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. So first of all we will discuss about the negative effects of industrialization strategy. ये देखो, number one is growth of large scale industries. At the eve of independence, or you can say at the time of independence, what happens, India was a backward, stagnant and poor economy. So the planners of the Indian economy, they decided to boost the industrial sector of the economy. Okay, if they will boost the industrial sector of the economy, as we are already having, at that time we were having a weak industrial sector. So if that industrial sector has been developed, then it will lead to overall boost up of the nation, which will lead to increase in the growth and prosperity of the nation. So for this purpose it was decided to boost the large scale industries. इसलिए बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी में व्हाट एम्फोसिस वर डन, द एम्फोसिस वर बीइंग डन कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इन द IPR 1956, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, उसके बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की गई, जिसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और एंड पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो इस पॉलिसी रेजोल्यूशन में IPR में क्या डिसाइड किया गया था, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो पर्टिकुलरली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई थी और बाकी कुछ प्राइवेट कैन जॉइन एंड सम बोथ प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट कैन जॉइन. सो बेसिक मोटिव उसका क्या था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर का बूस्ट करने का बेसिक मोटिव क्या था कि जो सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ है विच आर ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस. स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस मीन्स अब जैसे देखो आयरन स्टील है या पावर है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पूरी ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो ये गवर्नमेंट ने, प्लानर्स ने क्या किया, ये पब्लिक सेक्टर में रखी. पब्लिक सेक्टर में रखने से क्या हुआ कि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है, और वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास अगर इतना पैसा नहीं है, उन लोगों को छोड़ा भी, उनको एक साइड पे भी रखा गया ताकि वो मोनोपोली ना कर सकें, ये पब्लिक सेक्टर में रहे. क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो भी एंटरप्राइज सेटअप होती है, दैट इज़ बोथ फॉर इन दैट केस बोथ द मोटिव्स आर अटेन्ड, profit motive as well as the social welfare of the economy. So it leads to growth of large scale industries. Next comes increase in international trade. अब इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, अब देखो जो हमारी इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होने लग गया, जब हमारा प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ऑब्वियसली पहले हमारी जो इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी थी उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बिल्कुल वीक था, कोई इंडस्ट्रियल बेस ही नहीं था, कोई डेवलप ही नहीं थी. थोड़ी बहुत ही बनी भी थी इंडस्ट्री, सेटअप भी हुई थी, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए की थी. सो अब जब इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, इंडिया का डेवलप होना शुरू हुआ, उस केस में क्या हुआ, ये जो आपकी हमारी इंडिया में विद इन द इकॉनमी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने लगी. ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, हमें दूसरे नेशंस के ऊपर फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़ डिपेंड होना कम होने लगे, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आने लगी. और हमारे जो है इस चीज़ों से हमारे जो पहले हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे वो ज़्यादा हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, बट
with industrialization strategy, with the following follow up of industrialization strategy, what happens, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो था, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, उसका हमारा पूरा ही कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया. अब हम ज़्यादा प्राइमरी गुड्स की बजाय हम इंजीनियरिंग गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. तो ठीक है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ जब हमारी इंडस्ट्रीज बूस्ट हुई, हमारी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हुई, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, उन दोनों इन चीज़ों से क्या हुआ, हमारी ओवरऑल एक हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम ग्रो हुई, नेशनल इनकम ग्रो होने से व्हाट हैपन्स, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड, the level of living of standard of people within the country has increased. Earlier people जो चीज़ों को नहीं सोच भी नहीं सकते थे, अब वो चीज़ें एवरीबडी कैन अफोर्ड. नाउ यू कैन सी, आपके घरों में ही देखो, जो आप पहले चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स थी, आजकल वो रूटीन नेसेसिटी आइटम्स हैं. Earlier what happens, ACs and all, AC and this your LEDs तो तब थी नहीं, कंप्यूटर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पहले जो थी हमारी लग्जरी आइटम्स थी. बट आज ये मैं मतलब ये अभी तो हम लोग सिर्फ 1990 तक की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको जर्नल एग्जांपल दे रही हूँ कि अब की डेट में देखो, ये जो पहले हमारी 90s में लग्जरी आइटम्स थी, ये एसीज एंड ऑल, और अब देखो, अभी these are the basic necessities. Everybody is having AC in his house. अब एक नहीं है, मिनिमम 2-3 AC तो हर एक के घर में ही है. ठीक है, it is so because of economic growth, the national income has rise, per capita income of people has increased. Then comes diversification in the industrial sector. Diversification in the industrial sector में क्या है, पहले जो था ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में वी मेनली कंसंट्रेट ऑन टेक्सटाइल एंड ऑन जूट इंडस्ट्री. ठीक है, but with the boost up of a large scale industries or the industrial sector, with the help of industrialization strategy, what happens, now we are concentrating more on the engineering goods, कंज्यूमर गुड्स एंड योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ये डाइवर्सिफिकेशन है. पहले सिर्फ हमारी क्या ज़्यादा होता था, जूट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी चलती थी, बट अब क्या ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स हमारे बनते हैं, ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनती हैं, और ज़्यादा हमारी ऑटोमोबाइल्स. अब देखो व्हीकल्स आपके कितने ज़्यादा हो गए हैं. तो ये सब दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ अ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी. नेक्स्ट कम्स ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या है बेटा, अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी जो इंडिया में फॉलो की गई, वो सिर्फ हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट अप करने के लिए नहीं थी, इट वाज आल्सो फॉर द बूस्ट अप ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. व्हाई इज़ इट सो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ क्यों की गई, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी वॉज, इंडियन इकोनॉमी वॉज अ वेरी पुअर इकोनॉमी एट दैट टाइम. द एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, main dependence of the people for their livelihood was on the agriculture sector. So they do agriculture for subsistence of life and not for commercialization purpose. तो वो जब subsistence of life के लिए था, तो ये ज़्यादा हमारी subsistence farming होती थी, हमारी कमर्शियल फार्मिंग इसमें नहीं होती थी. उसके कारण क्या था कि ज़्यादा हमारा जो बर्डन जो था, अनएम्प्लॉयड यूथ जो था, दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड नॉट दे आर गेटिंग द जॉब्स, these people were overburdened in the agricultural sector. Now as agricultural sector was labor surplus, so the planners of the Indian economy, they decided during various plans to boost up the small scale industries, so that the labor surplus agrarian sector will be a little bit relaxed, and the abundant labor force will be absorbed in the industrial sector. Small scale industries were, why these were boosted, these were basically boosted because at that time the investment in the small scale industries were not much more.
even today the investment is not much more, as I have already discussed with you. 5 lakh उस टाइम थी, पहले थी 1951 में, एंड एट द एज ऑन डेट टुडे इट इज़ 5 crores. It should not exceed that limit. So it is not a very huge amount. People can start the small scale enterprise industries, and they can become a small self-employed people. And for this they can use the local available resources and the local labor force which is unemployed in that area. So it will lead to proper utilization of all the resources. नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने अभी जैसे आपके साथ डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अबंडेंट लेबर फोर्स थी वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की प्लानर्स ने इन वेरियस प्लान्स. तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई भी है. ठीक है. Then last comes making goods and services available at the affordable price. नाउ जब हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, सो क्या हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर भी साथ के साथ चला है, पब्लिक सेक्टर भी साथ के साथ चला है. कंपटीशन प्राइस को रिलेटिंग बहुत ज़्यादा था. प्राइस के रिलेटेड कंपटीशन के कारण और मार्केट में सर्वाइव होने के कारण और मार्केट में अपना शेयर कैप्चर करने के लिए गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ अवेलेबल हुए, वो अफोर्डेबल प्राइस पे हुई, कम्पिटिटिव प्राइसेस पे हुई. क्योंकि अगर प्राइस बिना मतलब के ज़्यादा बढ़ेगा तो यू विल लूज योर शेयर इन द मार्केट. दैट इज़ वाई गुड्स एंड सर्विसेज वर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइजेस. ये बेसिकली ज़्यादा, ये सारे हमारे बेनिफिट्स है इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के जो हमने फॉलो की प्लानर्स ने, ताकि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा बूस्ट अप हो. ठीक है. ये जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, इन द सेम वे हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं. हमने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डिस्कस कर लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी के. नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी. कम्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफ़र ह्यूज लॉसेस. ये देखो, पब्लिक सेक्टर मैंने आपकी पहले बात की है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन की गई थी, जिसमें हमारी पब्लिक सेक्टर नंबर 1, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर एंड नंबर 3 बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज फॉलो की गई थी. सो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या किया, वो बेसिकली दे उन लोगों मोनोपोलीज बनाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, एंड विच टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट. हाउ डेड सोशल वेट? बेसिकली आप देखा जाए जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के या गवर्नमेंट सेक्टर के जो काम है वो ज़्यादा इनएफिशिएंट है, करप्शन ज़्यादा है, लीकेज है और पिलफरेज है. ये मेन चीज़ें आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में या गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें हैं. अब इन चीज़ों के कारण ही इनएफिशिएंसी, करप्शन, पिलफरेज एंड लीकेज, इन चीज़ों के कारण जो है द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस. और ह्यूज लॉसेस के कारण क्या हुआ, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने, क्योंकि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, इनएफिशिएंसी ज़्यादा है, उस केस में आपके स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इनएफिशिएंट यूज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने किया है, जिसके कारण उनमें ज़्यादा लॉसेस देखे गए. सो दिस इज़ द मेन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी. देन कम्स इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स नेशनल रिसोर्सेज. वही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है. दो जो नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अवर इकोनॉमी, they are in limited quantities. When in the hands of the public enterprises, these are inefficiently used. And also in case of private sector, these are not efficiently used. These are basically used in such a manner so as to increase the profit. The entrepreneurs use those resources in such a way so that they get maximum profits out of it, and social welfare is ignored in that case. So these are not efficiently used. Then comes growth through competition and diversification was conveniently avoided. अब ये देखो, इसमें क्या हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या किया गया था कि वो जब बूस्ट की गई थी, द स्पेशल एम्फोसिस वाज लेड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन.
फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी इंसेंटिव्स एंड इंपोर्ट कोटाज एंड ड्यूटीज़ भी प्रोटेक्शन दी गई थी. बट ये जो हमारी गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी इधर इन द पब्लिक सेक्टर और इन द प्राइवेट सेक्टर, they do not match the quality standards as of the foreign imported products. So this leads to there was less competition. The less of competition basically prompted the private entrepreneurs to mainly concentrate upon the monopoly control of the market, so that they capture the maximum share in the market and irrespective of the social welfare of the people. ठीक है, and irrespective of the products quality standards. So that is why the growth through competition and diversification was conveniently avoided. And the last comes import substitution proves inefficient policy instrument in saving foreign exchange. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो फॉलो की गई है जी, हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. वो एक इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स माना गया कि इसमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो था बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि हम अपनी फॉरेन करेंसी को सेव कर सकें. बट ये बहुत बेनिफिशियल आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया गया जिससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया जाए. सो दीज आर द वेरियस bad impacts you can say, or the negative effects of the industrialization strategy. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.